दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस के ऑनलाइन पोर्टल पर। आइए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वह किस प्रकार से होता है, और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का बनना, और उसके बाद कैबिनेट मंत्री, राजमंत्री, स्वतंत्र प्रभार, इन सब में क्या अंतर होता है। तो इन सब को इस वीडियो में हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले एक बात तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगी कि वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है, यानी कि लोकसभा की सीटों की संख्या है, वो 545 है, जिसमें से 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसका मतलब केवल 543 सदस्यों को ही लोकसभा में चुना जाता है, मतलब उनका निर्वाचन किया जाता है। और इसी प्रकार से राज्यसभा में वर्तमान में 245 सीटें हैं। तो जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, ये लोकसभा यानी कि लोगों की सभा है। यहाँ जो लोक शब्द है वो और कुछ नहीं बल्कि लोगों यानी कि जनता को डिनोट कर रहा है, क्योंकि संसद के इस सदन में आम लोगों के द्वारा चुने गए सदस्य बैठते हैं। इसलिए इसको लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन या निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि जहां भी लोक लिखा हो उसका मतलब होता है लोगों से, यानी कि जनता से। जैसे कहीं कहीं पर लिखा रहता है लोक सेवा आयोग, इसका मतलब है वो आयोग लोगों की सेवा के लिए बनाया गया है। या लोक कल्याण केंद्र, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए कोई केंद्र स्थापित किया गया है। और इसी तरीके से एक शब्द आता है लोकतंत्र। आप जानते हैं भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसका मतलब क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के द्वारा शासन चलाया जाएगा। इसका एक डेफिनेशन ये भी दी रहती है कि लोकतंत्र में जनता का जनता द्वारा जनता पर शासन होता है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब है, इसका जो मीनिंग है, वो वीडियो के अंत तक हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखते हैं आखिर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए, पूरे भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और एक क्षेत्र को एक लोकसभा सीट कहते हैं। हालांकि इस चुनाव को प्रधानमंत्री के चुनाव के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन ठीक शब्दों में कहें तो इसे लोकसभा का चुनाव कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बाद में लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त करता है उसी का नेता तो प्रधानमंत्री बनता है। तो अब बात आती है कि भारत में जो 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी कि 543 लोकसभा सीटें हैं, उनका आवंटन किस प्रकार से होता है। क्या हर एक जिले को एक लोकसभा सीट घोषित कर दिया जाता है? क्या ऐसा है? अगर ऐसा होता तो भारत में इस समय टोटल जिलों की संख्या है 640। तो उसके अकॉर्डिंग तो लोकसभा सीटों की संख्या 640 होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकसभा सीटों की संख्या तो 543 है। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75 और यहाँ पर लोकसभा की सीटें 80 हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि लोकसभा की सीटों का जो आवंटन है पूरे भारत में, वो जिलों के हिसाब से तो नहीं किया जाता है। फिर किस बेस पे किया जाता है? तो इसका आंसर है कि लोकसभा की सीटों का आवंटन है वो उस क्षेत्र की जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है। अगर आपके राज्य की जनसंख्या ज्यादा है तो आपके राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या भी ज्यादा होगी। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए आप, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसी कारण यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। और जनसंख्या के ही रेशियो में बाकी सारे राज्यों को लोकसभा की सीटें आवंटित की गई हैं। तो आप देखिए, जहां जहां पर जनसंख्या घनी है वहां पर एक लोकसभा सीट को रखा गया है, और जहां पर जनसंख्या विरल है यानी कि दूर दूर है, जैसे ये देखिए राजस्थान का मरुस्थलीय इलाका है जैसलमेर बाड़मेर वाला, यहाँ पर एक लोकसभा सीट है इतने पूरे क्षेत्र को मिलाकर। और यहाँ पर देखिए ये लद्दाख वाला एरिया है, यहाँ पर एक सीट है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है, आप जानते हैं कि पूरे भारत का सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसलिए आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में भी उसी रेशियो में सीटों का आवंटन किया गया है। और लोकसभा की एक सीट पर कितनी भी पार्टियों के कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट में देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान द्वारा होता है। अब बात आती है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान होता क्या है, तो इसको समझिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान है क्या। जैसे यहाँ पर देखिए, जो लोग हैं यानी कि हम लोग हैं, जनता है, किसी व्यक्ति को वोट डायरेक्टली करती है और वह जीत जाता है, तो इसको तो कहते हैं प्रत्यक्ष मतदान। यानी कि किसी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ था लोकसभा के चुनाव में, आपने उसको जाकर वोट दिया, वो जीत गया, यानी कि लोगों ने इसको डायरेक्टली वोट दिया है और यहाँ पर लोकसभा के सदस्य जीत गए हैं। लोकसभा के 543 सदस्य जीत गए हैं मान लीजिए। अब इन सारे सदस्यों ने मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव किया। जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है वो लोगों ने नहीं किया है,
लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने किया है। तो लोग जिसको चुन रहे हैं वो है प्रत्यक्ष चुनाव, और लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि जिसको चुन रहे हैं वो है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो आप समझ गए होंगे कि लोकसभा का जो चुनाव है वो है प्रत्यक्ष चुनाव, और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो है अप्रत्यक्ष चुनाव। हालांकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्यों के अतिरिक्त भी राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इसको भी हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब बात आती है गुप्त मतदान क्या है। गुप्त मतदान से मतलब है हमने किसको वोट दिया, ये हमारे अलावा किसी को पता ना चले, तो यही गुप्त मतदान है। तो लोकसभा का चुनाव में आपने देखा होगा, विधानसभा के चुनाव में भी यही होता है कि हम वोट किसको देते हैं ये हमारे अलावा किसी दूसरे आदमी को पता नहीं चलता है। इसी को गुप्त मतदान कहते हैं। अब चुनाव होने के बाद चुनाव के परिणाम आते हैं। यहाँ चुनाव के परिणामों के लिए हम हाल ही में हुए लोकसभा के 2019 के चुनाव का रेफरेंस ले रहे हैं कि उसमें किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती, जिससे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझने में ज़्यादा आसानी हो। भारतीय जनता पार्टी, इसने 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीती। उसके बाद नंबर आता है आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसने 52 सीटें जीती। ये 52 सीटें विभिन्न क्षेत्रों में जीती हैं, एक ही एरिया में नहीं। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे भारत के विभिन्न हिस्सों में इन 303 सीटों को जीता है। इसी प्रकार से अन्य पार्टियों ने भी। और भी देखते हैं, जैसे डीएमके, ये दक्षिण की पार्टी है, इसने भी 24 सीटें जीती हैं। और इन सब पार्टियों के अलावा जो बाकी पार्टियां थी उनने अपने राज्य में कम से कम एक एक सीट तो जीती ही है। यहाँ पर देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक सीट जीती। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ये सिक्किम की पार्टी है, इसने लोकसभा में एक सीट जीती है। नागा पीपल फ्रंट, ये नागालैंड की पार्टी है, इसने भी एक सीट जीती। मिजो नेशनल फ्रंट, इसने भी एक सीट जीती। और इसी तरीके से अन्य पार्टियों ने भी अपने अपने राज्य में कम से कम एक एक सीट तो जीती ही है। यहाँ मैंने सभी को सम्मिलित नहीं किया है, इसको डैश के थ्रू शो किया है, जिससे आप समझ सकें कि बाकी पार्टियों ने लोकसभा में एक एक सीट जीती है। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो किसी भी पार्टी से नहीं लड़ते हैं, तो वो कहलाते हैं निर्दलीय। तो लोकसभा में इस बार 4 व्यक्ति निर्दलीय भी चुने गए हैं जो किसी भी दल के नहीं थे। तो इस प्रकार से इनका कुल टोटल हो जाता है 543। अब इसमें से बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा सीटों का 50% प्लस 1 सीट जीतना जरूरी है। यानी कि 543 का 50% प्लस 1 निकालें तो ये लगभग 272 सीट आता है। अब चुनाव होने के बाद ये सारे सदस्य जो अपने अपने क्षेत्र में चुने गए हैं वो लोकसभा में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा समझाने की कोशिश किया है कि आप देख लीजिए, ये सारे सदस्य हैं, इसको मैंने शो करने की कोशिश की है। ये सारे लोग बीजेपी के हैं। हालांकि 303 सदस्यों को बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो उसी रेशियो में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है कि इतने जो सदस्य हैं वो 303 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी प्रकार से ये कांग्रेस के सदस्य हैं, येलो वाले, ये 52 सदस्यों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी प्रकार से ये डीएमके है, ये वाला एआईटीसी है। और आप समझ सकते हैं बाकी पार्टियों को भी जो मुख्य रूप से जिन्होंने लोकसभा में सीटें जीती हैं, ये वाला आप बीएसपी समझ लीजिए। और इसी प्रकार से मैंने उन लोगों को भी सम्मिलित किया है जो अपने क्षेत्र में कम से कम लोकसभा में एक एक सीट तो जीती ही हैं। और यहाँ पर गर्ल कैंडिडेट को देखकर आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि लोकसभा में महिलाएं भी होती हैं, वो भी सीट जीतती हैं, यानी कि वो भी चुनाव लड़ती हैं और जीतती भी हैं अपने क्षेत्र से। अब लोकसभा के इन सारे सदस्यों को क्या कहते हैं, तो इन सदस्यों को कहते हैं सांसद। क्यों कहते हैं सांसद? क्योंकि ये संसद के ही तो सदस्य हैं। हालांकि राज्यसभा के सदस्यों को भी सांसद कहते हैं क्योंकि वो भी संसद के सदस्य होते हैं। फिर उसके बाद जिस पार्टी के लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो जाता है, यानी कि ज्यादा सीट जीत जाती है 272 से ज्यादा, तो उस पार्टी का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री बन जाता है। और उसके बाद सेकेंड नंबर पर जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले रहते हैं उसका जो नेता होता है वह बन जाता है विपक्ष का नेता। तो ये दोनों लोग काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के कुछ सदस्यों को चुनता है और राष्ट्रपति से कहकर उनको मंत्री पद की शपथ दिलवा देता है, यानी कि उनको मंत्री बना देता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी के सदस्यों को चुने, वह दूसरी पार्टी के भी किसी सदस्य को मंत्री बनवा सकता है, बशर्ते कि दूसरी पार्टी है वो प्रधानमंत्री की पार्टी को सहयोग करने की बात कहे। ये किस प्रकार से सहयोग होता है, इसको जब हम संसद की कार्यवाही पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझ जाएंगे। कुल मिला के मतलब ये है कि वह दूसरी पार्टी के सदस्यों को भी मंत्री बना सकता है, लेकिन अधिकतर ऐसा होता नहीं है। वह दूसरी पार्टी के 2 या 3 सदस्यों को ही मंत्री बनाता है, ज्यादा से ज्यादा मंत्री अपनी पार्टी के सदस्यों को ही बनाता है। तो अब देखते हैं किस प्रकार से
प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करवाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर उसने कुछ व्यक्तियों को चुन लिया है, वह टोटल कितने व्यक्तियों को मंत्री बना सकता है? तो इसका आंसर है वह केवल लोकसभा के कुल सीटों की संख्या के 15% को ही मंत्री बना सकता है, इससे ज्यादा को मंत्री नहीं बनवा सकता। लोकसभा की 15% सीटों का मतलब है लगभग 81 लोग ही अधिकतम मंत्री बन सकते हैं, इससे ज्यादा लोग मंत्री नहीं बन सकते। इसका एक कारण यह भी है कि मंत्रियों के वेतन भत्ते एवं सुविधाएं अधिक होने के कारण सरकारी खर्च बढ़ जाता है, इसलिए निश्चित कर दिया गया है कि लोकसभा की सीटों के मात्र 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। तो प्रधानमंत्री इनमें से कुछ लोगों को कैबिनेट मंत्री बना देता है। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या लगभग 20 से 25 होती है, इससे अधिक नहीं होती। और कुछ लोगों को वो राज्य मंत्री बना देता है और किन्हीं किन्हीं मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दे देता है और बाकी मंत्रियों को उप मंत्री बना देता है। अभी हम अच्छे समझने वाले हैं कि ये राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री कैसे काम करते हैं और ये होते क्या हैं। तो ये जो टोटल मंत्री हैं, इन सब मंत्रियों के समूह को कहते हैं मंत्रिपरिषद। अब बात आती है कि इनमें प्रधानमंत्री कहाँ है। तो कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह है, अगर हम उसमें प्रधानमंत्री को ऐड कर दें तो ये पूरा समूह कहलाता है मंत्रिमंडल। यानी कि कैबिनेट मंत्रियों की संख्या में अगर हम प्रधानमंत्री को भी शामिल कर लें तो ये जो पूरा समूह है वो मंत्रिमंडल कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मंत्रिमंडल है वह मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा भाग है, जबकि मंत्रिपरिषद समस्त मंत्रियों का समूह कहलाता है। ये काफी कंफ्यूजिंग होता है समझ पाना, लेकिन आप इस डायग्राम के थ्रू अच्छे समझ गए होंगे कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद का हृदय कहते हैं और सारे इंपॉर्टेंट निर्णय ये कैबिनेट मंत्री ही लेते हैं, इसलिए संसदीय सरकार को कभी कभी कैबिनेट सरकार के भी नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं हम लोग कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री में क्या डिफरेंस होता है और वो क्या काम करते हैं। तो कैबिनेट मंत्री होते हैं जो भारत सरकार के मेन मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो उसके जो मंत्री होते हैं उसके प्रमुख मंत्री को कहते हैं कैबिनेट मंत्री। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए आप गृह मंत्रालय का। तो अभी वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं कैबिनेट स्तर के वो हैं आपके अमित शाह, और वर्तमान में जो गृह राज्य मंत्री हैं वो हैं आपके जी किशन रेड्डी। तो क्वेश्चन आता है ये राज्य मंत्री हैं तो किस राज्य के मंत्री हैं? उत्तर प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, ये किस राज्य के मंत्री हैं? ये बात समझ में नहीं आई। तो दरअसल ये किसी राज्य के मंत्री नहीं है, ये काम तो करते हैं केंद्र सरकार में ही, बस इनकी पोस्ट का नाम है राज्य मंत्री। इससे काफी बार कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि राज्य मंत्री हैं तो किस राज्य के मंत्री हैं। दरअसल ये गृह मंत्रालय में ही काम करते हैं, बस इनका जो काम होता है वो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करना होता है। इसका मतलब ये है इनकी ड्यूटी भी होम मिनिस्ट्री में यानी कि गृह मंत्रालय में ही लगी हुई है, लेकिन अपने काम की सारी रिपोर्ट ये कैबिनेट मंत्री अमित शाह को देंगे। अमित शाह जैसा कहेंगे उसी हिसाब से ये काम करेंगे। तो ये मेन डिफरेंस होता है कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री में। कहने का मतलब है कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए ही राज्य मंत्री अपॉइंट किए जाते हैं। वर्तमान में आप पाएंगे कि 24 कैबिनेट मंत्री हैं और 24 ही राज्य मंत्री हैं। तो क्या सभी कैबिनेट मंत्री को एक एक राज्य मंत्री प्रोवाइड किया गया है? तो इस बात का आंसर अभी हम लोग थोड़ी देर में जानते हैं। उसके बाद आता है वित्त एवं कारपोरेट कार्य। तो इसके कैबिनेट मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और इसके लिए गृह मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। मतलब अनुराग सिंह ठाकुर हैं वह किसको रिपोर्ट करेंगे? निर्मला सीतारमण को रिपोर्ट करेंगे और दोनों एक ही विभाग में काम करेंगे। उसके बाद आता है जनजातीय कार्य। तो जनजातीय कार्य के कैबिनेट मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और जनजातीय कार्य के जो राज्य मंत्री हैं वो हैं रेणुका सिंह सरूता। उसी प्रकार से आप देखिए एक और मंत्रालय है जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसकी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो है स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री हैं वो हैं देवाश्री चौधरी। हालांकि स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास के अलावा वस्त्र मंत्रालय भी अतिरिक्त मिला है, उसका कार्यभार सौंपा गया है। अब इन्होंने क्या किया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में जो कार्य था वो कार्य करने में अपनी सहायता के लिए तो देवाश्री चौधरी को रख लिया, लेकिन वस्त्र मंत्रालय में किसी अतिरिक्त राज्य मंत्री को नहीं रखा। उसका कार्यभार ये अकेले संभाल ले रही हैं। कहने का मतलब ये है कि आवश्यक नहीं है कि हम लोग हर मंत्रालय में राज्य मंत्री को रखें ही, किसी किसी मंत्रालय में राज्य मंत्री नहीं भी होता है। उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर रेल मंत्री हैं कैबिनेट स्तर के, वो है पीयूष गोयल, और रेल मंत्री राज्य स्तर के कौन है? अंगड़ी सुरेश चन्नबसप्पा। और इसके अलावा पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय के अलावा वाणिज्य एवं उद्योग का भी तो मंत्रालय दिया गया है।
तो पीयूष गोयल ने रेल विभाग में सहायता के लिए तो इनको रख लिया राज्य मंत्री को, लेकिन वाणिज्य एवं उद्योग में दूसरे व्यक्ति को रखा। वो कौन है? वो है सोम प्रकाश। तो कहने का मतलब है एक ही कैबिनेट मंत्री अलग अलग मंत्रालयों में सहायता के लिए अलग अलग राज्य मंत्री भी रख सकता है। और उसी प्रकार से आप देखिए, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं थावर चंद गहलोत, ये कैबिनेट स्तर के हैं। इन्होंने अपनी सहायता के लिए राज्य मंत्री को रखा है, उनका नाम है रतन लाल कटारिया। और दूसरा जो मंत्रालय है वो है जल शक्ति मंत्रालय, इसके कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो जो रतन लाल कटारिया हैं वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के राज्य मंत्री होने के साथ साथ जल शक्ति मंत्रालय के भी राज्य मंत्री हैं। मतलब क्या है, एक व्यक्ति दो मंत्रालयों का राज्य मंत्री है, यानी कि दो कैबिनेट मंत्रियों को रिपोर्ट कर सकता है। तो आप इस पूरी प्रोसेस को आसानी समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको ऐसे क्रम में लगाया है जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो सकें। तो आप अभी तक इतना तो समझ गए होंगे कि जो राज्य मंत्री होते हैं वो किसी राज्य विशेष के मंत्री ना होकर केंद्र स्तर पर ही काम करते हैं। बस उनकी पोस्ट का नाम होता है राज्य मंत्री और वो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। अब बात आती है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं। तो देखिए इनके बारे में समझते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर एक मंत्रालय है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन। तो इस मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया राव इंद्रजीत सिंह को। अब हुआ क्या कि ये तो है राज्य मंत्री, लेकिन यहाँ पर इस मंत्रालय का कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं था, यानी कि ये किसी को रिपोर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए अपने जो निर्णय हैं ये खुद ले सकते हैं एकदम फ्री होकर, बिल्कुल कैबिनेट मंत्री की तरह। जैसे कैबिनेट मंत्री अन्य मंत्रालयों में अपने निर्णय लेते हैं, वो सबसे हाई अथॉरिटी होते हैं, उसी प्रकार से जो राव इंद्रजीत सिंह हैं वो हैं तो राज्य मंत्री, लेकिन ये किसी को रिपोर्ट नहीं करेंगे। ये पूरा कारोबार खुद ही संभालेंगे इस मंत्रालय का। तो इसी को कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो आगे किसी कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट ना करते हो। लेकिन वो कैबिनेट मंत्री नहीं हैं तो वो राज्य मंत्री, लेकिन पूरी पावर वो कैबिनेट मंत्रालय वाले ही यूज कर रहे हैं। अब बात आती है, जब ये पूरी पावर कैबिनेट मंत्रालय वाली यूज कर रहे हैं तो इनको राज्य मंत्री क्यों रखा? इनको उठा के कैबिनेट मंत्री ही क्यों नहीं बना दिया यहाँ पर? तो इसका भी आंसर आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा कि इनको राज्य मंत्री ही क्यों रखा, उनको स्वतंत्र प्रभार ही क्यों दिया। जब इनको किसी को रिपोर्ट करना ही नहीं था तो ये कैबिनेट मंत्री ही बन जाते। उसी प्रकार से और भी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री देखिए, जैसे कि लिखा गया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं संतोष गंगवार। आयुष मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं श्रीपद येशो नाइक। और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं वो है प्रहलाद सिंह पटेल। कभी कभी आपको ऐसा सुनने में मिलेगा कि जो कम इंपॉर्टेंस के मंत्रालय होते हैं उनका स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री को दे दिया जाता है। तो आप बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी मंत्रालय है वो कम महत्व का है? जैसे यही देख लीजिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय क्या अपने आप में कम महत्व रखता है, या आयुष मंत्रालय हो या संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय हो, तो ये मंत्रालय अपने आप में सारे मंत्रालय महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये कम इंपॉर्टेंस के हैं। और इसके बाद लास्ट में नंबर आता है हमारा उप मंत्री का। अब जब सारी कहानी खत्म हो गई तो ये उप मंत्री कहाँ से आया? सारा काम आसानी से हो ही रहा था, तो इस उप मंत्री की जरूरत क्या पड़ी? अब इन उप मंत्रियों को कहाँ रखें हम लोग? तो देखिए, जो उप मंत्री होते हैं वो इन सब राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। यानी कि जितने भी राज्य मंत्री हैं जरूरत के अनुसार एक एक उप मंत्री भी रख सकते हैं अपनी सहायता के लिए। अब ये उप मंत्री ऐसी कोई कसम नहीं खाते हैं कि हम केवल राज्य मंत्री की ही बात सुनेंगे, उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। जरूरत पड़ने पर ये कैबिनेट मंत्री को भी रिपोर्ट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे उप मंत्री क्या है। ये लोग राज्य मंत्री की सहायता के लिए लगाए जाते हैं। अब बात आती है, वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या है वो है 24। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए, वर्तमान में राज्य मंत्रियों की संख्या भी 24 है और स्वतंत्र प्रभार 9 मंत्रियों को दिया गया है। यानी कि इस समय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले 9 मंत्री हैं। अब अगर इन 24 कैबिनेट मंत्रियों में अगर प्रधानमंत्री को भी शामिल कर लिया जाए तो ये पूरा टोटल हो जाता है आपका मंत्रिमंडल। यानी कि कैबिनेट मंत्रियों में प्रधानमंत्री को शामिल करने पर मंत्रिमंडल बनता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो ये जो मंत्रिमंडल है ये पूरा ये नियमित तौर पर अपनी बैठकें आयोजित करता है और ये सारे मंत्री इस बैठक में भाग लेते हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। और इसके अलावा ये बाकी सारे जो मंत्री होते हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। लेकिन जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं इनको इस कैबिनेट की मीटिंग में इनवाइट किया जा सकता है और इनके इनविटेशन पे ये लोग इस कैबिनेट की मीटिंग में भाग भी ले सकते हैं।
तो अब आप एक कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में अंतर समझ पा रहे होंगे कि एक कैबिनेट मंत्री की पावर यूज करते हुए भी कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया गया उनको, क्योंकि इनको कैबिनेट की बैठक में भाग लेने नहीं देना था, इसलिए इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया। जबकि जो कैबिनेट स्तर के सारे मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं। तो यही इनमें मेन डिफरेंस है, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एंड राज्य मंत्री में तो आप अंतर पहले ही जान गए होंगे कि इनमें क्या अंतर है। ये लोग कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, जबकि ये लोग किसी भी कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं। उम्मीद है आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो की शुरुआत में जो क्वेश्चन हम लोग ने छोड़ा था कि लोकतंत्र का मतलब जनता द्वारा जनता पर शासन होता है, उसका क्या मतलब है। इस सेंटेंस में जनता का मतलब है जनता के चुने हुए लोग, तो ये सब लोग जनता द्वारा चुने हुए हैं। और जनता द्वारा इसका मतलब है यही सब लोग तो मेन सरकार को चलाने में निर्णय लेते हैं, यानी कि यही सब लोग तो शासन कर रहे हैं। जनता द्वारा यानी कि इन लोगों द्वारा, और जनता पर शासन यानी कि हम लोग पर शासन। तो लोकतंत्र का सीधा सीधा मतलब हो जाता है जनता का जनता द्वारा जनता पर शासन। आई होप आपको इस सेंटेंस का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि मैंने कोशिश तो की है कि आपको सरल से सरल शब्दों में समझा सकूं। मेरी कोशिश कितनी सफल हुई है आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो, इससे कोई चीज़ आपको सीखने को मिली है, कोई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।